हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैजिकल स्टडीज़। आज हम डिस्कस कर रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, जो कि दिसंबर 2019 का जो पेपर था सीटेट का, वहाँ से लिया गया है। ये 6 to 8 लेवल पे है। इसको हम पार्ट 2 भी कह सकते हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी या चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके 30 क्वेश्चन हर सीटेट के एग्ज़ाम में देखे जाते हैं, तो इसको अच्छी तरह से समझ के करना बहुत ही ज़रूरी है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई और ये कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा कि तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए, क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन डैश अभिविन्यास है और प्रारूप को डैश अवस्था को पर दर्शाता है। मीन्स ये बता रहा है कि जो कोहलबर्ग जो थे, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था मोरल डेवलपमेंट का। मोरल डेवलपमेंट के लिए एक सिद्धांत दिया था। उसने 3 कंडीशंस दी थी। उसने उस मोरल डेवलपमेंट के लिए 3 कंडीशंस बताई थी: प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। ये 3 कंडीशंस, उसने 3 स्टेजेस दी थी मोरल डेवलपमेंट के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो फर्स्ट इसमें जो क्वेश्चन में जो बात की है, वो फर्स्ट स्टेज में प्री कन्वेंशनल स्टेज की बात की गई है। इस टाइम जो बच्चा होता है प्री कन्वेंशनल स्टेज में, बच्चे को सिर्फ हमें बाहरी सत्ता से, मतलब जैसे बाहर की सत्ता से हमें उसको नैतिक चीज़ें सिखानी है। जैसे कि अगर बच्चे को कहना मानना अगर हमें सिखाना है, ओबीडियंस अगर हमें सिखाना है, तो हम कहेंगे कि अगर तुम कहना मानोगे तो तुम्हें पनिशमेंट, मतलब कहना मानोगे तो तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा और कहना नहीं मानोगे तो तुम्हें पनिशमेंट दी जाएगी। इस तरह की जो थिंकिंग से हम बच्चे को मोरल डेवलपमेंट सिखा रहे हैं, नैतिक उसकी अवस्था को बढ़ा रहे हैं, मतलब उसको नैतिक विकास कर रहे हैं उसका। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है वो प्री कन्वेंशनल की फर्स्ट स्टेज है। तो फर्स्ट स्टेज में हमने उसको पनिशमेंट से या रिवॉर्ड से, पनिशमेंट और रिवॉर्ड से उसको हमने सिखा दिया। पनिशमेंट से या रिवॉर्ड से हमने सिखा दिया कि हमें बच्चे को किस तरह से डेवलपमेंट करनी है, उसकी नैतिक विकास करना है। बट उसके बाद जब वो सेकंड स्टेज में आ जाता है, उसके नैतिक विकास की सेकंड स्टेज में, तब बच्चा ये समझने लगता है कि अगर मैं, जैसे हम उसको शेयरिंग सिखाना चाह रहे हैं, तो अगर हम कहते हैं कि आप अपना लंच इसको शेयर करोगे तो वो भी अपना लंच आपके साथ शेयर करेगा, या आप उसको इरेज़र दोगे तो वो आपको शॉर्पनर देगा। तो हम इस तरह से बच्चे को कह के कि बच्चे अगर ये समझ जाए कि शेयरिंग करना एक अच्छी चीज़ है, तभी तुम्हें एक व्यक्तिगत केंद्रित हम उसको कर देते हैं कि अगर तुम्हारा भला तभी होगा जब तुम दूसरों का भला करोगे। तो हमने ये सेकंड जो कंडीशन आई उसको ये समझाया उसको हमने। तब इस कंडीशन के लिए वो लेन देन करना सीख जाता है। तो ये प्री कन्वेंशनल, देखो पूर्व परंपरागत की वो स्टेज आ गई है। तो सिर्फ इसमें पूर्व परंपरागत का सिर्फ एक ही दे रखा है कि वो जो कंडीशन है वो है आज्ञा पालन, पर इसमें जो है वो आज्ञा पालन कहीं पे भी नहीं इसमें हो रहा है कि आज्ञा का कोई पालन नहीं हो रहा। तो ये इसमें प्री कन्वेंशनल का स्टेज जो थी वो सेट नहीं आ रही इसमें, इस क्वेश्चन के हिसाब से। बट अगर हम परंपरागत, मतलब कि जो उसकी नेक्स्ट स्टेज है, कन्वेंशनल स्टेज है, फर्स्ट है प्री कन्वेंशनल, सेकेंड है कन्वेंशनल स्टेज या परंपरागत अवस्था जो होती है बच्चे की, इसमें जो होता है अभी बच्चा पहले वाली स्टेज से भी जुड़ा होता है। जब बच्चा पहली वाली स्टेज से जुड़ा हुआ है, तब हम हो सकता है वो अभी उसी इरा में होता है, मतलब उसी टाइम पे या उसी डेवलपमेंट के टाइम पे जी रहा होता है कि जैसे हमने उसको सिखाया था कि कर भला तो हो भला, मतलब अगर तुम अच्छा काम करोगे, अच्छा किसी को हेल्प करोगे तो तुम्हारी भी हेल्प होएगी। तो अब बच्चा अभी तक उसी कंडीशन में है। अब उसको
परंपरागत की 2 स्टेज इसने दे रखी हैं। अच्छा होना, बच्चे को इस स्टेज में हमें अच्छा होना भी सिखाया जाता है कि अगर तुम कहना मानोगे तो तुम एक अच्छे व्यक्ति बन जाओगे, अच्छी लड़की या अच्छा लड़का, मतलब नाइस गर्ल और नाइस बॉय की उसको एक खिताब मिल जाता है कि अब तुम अच्छे बच्चे बन गए हो। तो इस तरह की कंडीशन भी आ जाती है, तो ये भी ठीक है। बट इसमें इसके अकॉर्डिंग सिर्फ आदान प्रदान की बात हो रही है कि अभी खाना जो है उसने शेयर किया था, अब उसको भी शेयर करना है। तो जब आदान प्रदान होता है तो ये परंपरागत, दोनों परंपरागत है, ये 2 स्टेज दे रखी है, तो ये वाली स्टेज ना होकर अभी हम बात कर रहे हैं परंपरागत की इस स्टेज से। इसमें परंपरागत कन्वेंशनल स्टेज है और इसमें आदान प्रदान भी है। तो उसका 4th ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 1 का ठीक लग रहा है कि इसमें जो है वो शेयरिंग हुई है, आदान प्रदान हुआ है और ये प्री कन्वेंशनल से नेक्स्ट स्टेज कन्वेंशनल स्टेज मतलब परंपरागत स्टेज से रिलेट कर रहा है। अगर हम इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं कि समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं। देखो, हमने स्पेशल मतलब अलग अलग लिंगों के लिए अलग अलग मेल फीमेल्स के लिए अलग अलग अवधारणाएं बना ली होती हैं। हम ये मानते हैं कि जैसे महिलाएं होती हैं वो घर में काम करती हैं और जो पुरुष हैं वो बाहर जाके पैसा कमाते हैं। तो ये सिर्फ एक अवधारणा है, ठीक है। और इस तरह की अवधारणाओं को हम बोलते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप। ये जेंडर स्टीरियोटाइप जो होता है इसको हिंदी में बोलते हैं जेंडर रूढ़िवादिताएं, ठीक है। जो जेंडर स्टीरियोटाइप ठीक है, या जेंडर रूढ़िवादिताएं। अब ये जेंडर रूढ़िवादिताएं में सिर्फ एक अवधारणाएं होती हैं, कितना सच है कितना गलत है ये आप लोगों को भी पता है। नेक्स्ट स्टेज में अगर क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं, हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम किसके लिए महत्वपूर्ण है। देखो, सेम सेकंड का ही मतलब सेकंड क्वेश्चन का ही सेकंड क्वेश्चन से ही लेकर थर्ड भी क्वेश्चन इन्होंने बना दिया है उसी कॉन्सेप्ट पे कि इसमें कह रहा है कि अगर आजकल क्या ऐसी स्टोरीज़ बताई जा रही हैं, कहानियाँ बताई जा रही हैं बच्चों को, जिसमें बच्चों की मतलब मेंटल डेवलपमेंट के लिए अब उसको ये स्टीरियोटाइप जो है जेंडर स्टीरियोटाइप जो था उसको ख़त्म करने के लिए अब उनके पास क्या हो गया है, समाप्त करने के लिए। देखो, सब हमारा आंसर ही निकल के आ गया है, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करने के लिए ऐसा किया गया। क्योंकि अब पहले क्या होता था कि सिर्फ औरतें ही जो है, माताएं जो हैं वो घर का काम करेंगी, पैसा नहीं कमाने जा सकती। बट अब उल्टा करके दिखा रहे हैं इसमें कि जो माताएं हैं वो तो साहसी गतिविधियों को कर रही हैं, कोई गेम्स खेल रही हैं, कहीं पैसा कमाने जा रही हैं, एरोप्लेन्स पे जा रही हैं, चांद पे जा रही हैं, मतलब कुछ भी ऐसे काम करते हुए उनको स्टोरीज सिखा रहे हैं। और पिता जो होते हैं वो घर में काम कर रहे होते हैं। तो वो जेंडर स्टीरियोटाइप को ख़त्म करने के लिए ही है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा ठीक आ गया है। और देख लेते हैं अगर इसके अलावा और कोई ऑप्शन तो नहीं है जो इसको फेवर कर रहा है। यह जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है। देखो, सशक्त तो नहीं बना रहा क्योंकि उल्टा कर दिया है, तो ये सशक्तिकरण तो नहीं हो रहा इसका। दूसरा यह है कि यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है। मतलब जो भी मतलब जैसा पहले चल रहा था वैसा ही चल रहा है। नहीं, स्टोरीज तो में चेंज आ गया ना, तो स्थिरता तो नहीं दिख रही इसमें, तो ये भी गलत हो गया। यह जेंडर विभेदीकरण को बढ़ाता है। मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन जो था औरत और एक आदमी में, वो उसको विभेदीकरण को बढ़ा रहा है, नहीं बढ़ा तो नहीं रहा, ये तो कम कर रहा है। ये तो जैसे कहानियाँ चेंज कर दी हैं पहले, तो ये तो बढ़ा नहीं रहा, ये कदम कर रहा है। तो ये मतलब ठीक ही था, हमारा ऑप्शन जो 2 जो था वो ठीक ही था, ये बाकी तीनों ही गलत ही हैं। तो आपको अब अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि जो जेंडर रूढ़िवादिताएं हैं ये जो है सिर्फ अवधारणाएं होती हैं कि ऐसा होता है, पंजाबी ऐसे होते हैं, राजस्थानी ऐसे होते हैं और साउथ के लोग ऐसे होते हैं। तो कई बार वो चीज़ें नहीं भी होती, तो सिर्फ जैसी अवधारणाएं जो बना ली जाती हैं दिमागों में, सिर्फ उनको जैसे ऐसी मतलब ये तो जेंडर की बात है। पर ऐसे किसी भी वर्ग के बारे में, समाज के बारे में, किसी स्पेशल कास्ट के बारे में भी कुछ अवधारणाएं बना ली जाती हैं, वो भी एक सिर्फ अवधारणा ही होती है। और मतलब ऐसा होता नहीं है कि हो सकता है वो सच भी हो और नहीं भी हो, मतलब ऐसे कुछ उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। क्वेश्चन 4 की अगर हम बात करते हैं
वाइगॉत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं। देखो, वाइगॉत्स्की ने बताया था, वाइगॉत्स्की का कौन सा कॉन्सेप्ट था। देखो, वाइगॉत्स्की ने बताया था कि अगर हम बच्चे की परफॉर्मेंस, निष्पादन मतलब होता है उसकी जो परफॉर्मेंस होती है, परफॉर्मेंस को अगर बढ़ा दिया जाए, जैसे बच्चा अभी 10 में से 8 मार्क्स ला रहा है, बहुत अच्छे, ठीक है मार्क्स, बट अगर इसकी परफॉर्मेंस को 10 में से 10 करना है हमें, तो हमें एक सपोर्ट देना होगा, सहयोग देना होगा। तो जैसे हमारा बच्चे का पहले इतनी उसका दायरा था, अब इस दायरे को बढ़ाकर यहाँ तक ले जाना है, तो अब क्या करना होगा, उस सपोर्ट को कहते हैं स्कैफोल्डिंग, इंग्लिश में बोलते हैं स्कैफोल्डिंग, और हिंदी में इसको बोलते हैं प्राण या ढांचा। ये प्राण या ढांचा मतलब ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका ठीक आंसर है, और इसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं। और ये बात बताई थी स्कैफोल्डिंग की, वाइगॉत्स्की ने इसकी बात बताई थी। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है। ठीक है, अब देखो, जीन प्याजे थे, उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस दी थी। ठीक है, उन्होंने क्या दिया था, डेवलपमेंटल स्टेजेस दी थी। जो ये डेवलपमेंटल स्टेजेस थी, ये कौन कौन सी थी, संवेदी चालक अवस्था मतलब सेंसरी मोटर। हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए ये जो वीडियो है वो बेनिफिशियल रहे, उसके लिए मैं दोनों को अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, ताकि आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम ना हो कि समझ नहीं आया। सेंसरी मोटर स्टेज पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मीन्स प्री ऑपरेशनल, वहाँ कन्वेंशनल थी, यहाँ ऑपरेशनल है। प्री ऑपरेशनल जो कोहलबर्ग की थी वो कन्वेंशनल थी। मूर्त मीन्स कंक्रीट ऑपरेशनल। अमूर्त मीन्स फॉर्मल ऑपरेशनल। ये 4 स्टेजेस है हमारे बस। अब वो कह रहा है कि जो जीन प्याजे की जो चारों स्टेजेस हैं, देखो, अब ये जो परिकल्पित निगमनात्मक तर्क मतलब बच्चा तर्क वितर्क देना सीख जाए। जो सेंसरी मोटर स्टेज है वो होती है 0 to 2 ईयर्स तक। इसमें बच्चा तर्क वितर्क नहीं करेगा, बच्चा बहुत छोटा है, अब उसको अभी तो स्टेजेस सिखानी है, ऑब्जेक्ट्स परमानेंट सिखाना है, चीज़ें धीरे धीरे सिखानी है। अभी इसमें तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये स्टेज तो बिल्कुल इसमें नहीं हो सकता। प्री ऑपरेशनल में अब बच्चा है 2 से लेकर 7 तक, बच्चा इसमें भी अभी नहीं तर्क वितर्क नहीं कर पाएगा। अभी उसको हम नई नई चीज़ें सिखा रहे हैं, अभी बच्चा सिर्फ अपनी नॉलेज को बढ़ा रहा है, अब स्टोरी सुना रहे हैं, नई नई चीज़ें सिखा रहे हैं, अभी भी नहीं हो पाएगा। 7 to 11 इसमें भी जो है बच्चा थोड़ी सी रीजनिंग तो कर पाएगा, बट पूरी मतलब इसमें क्या करते हैं, हाइपोथेसिस अपने आप बना लेता है। हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पनाएं करना, इमेजिनरी स्टोरीज अपने आप बना लेना। इस स्टेज में भी नहीं कर सकता बच्चा। जब बच्चा 11 से 15 की स्टेज में आ जाता है, उस टाइम जो होती है उसकी जो परिकल्पनाएं होती हैं, कि जैसे हमने कुछ समझा दिया, उसके ऊपर अपने आप वो एग्जाम्पल दे सकता है, अपने आप कोई चीज़ें समझा सकता है। तो इस तरह की जो स्टेज होती है वो होती है फॉर्मल ऑपरेशनल या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है, बच्चे की ऐसी अवस्था होती है जिसमें वो परिकल्पनाएं अपने आप कर सकता है और अपने आप एग्जाम्पल भी उनके दे सकता है। तो हमारा जो 4th ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। क्वेश्चन 6 की अगर हम बात करते हैं, डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। मतलब अब वो कह रहा है कि बच्चों में जो सामाजिक प्रक्रियाएं जो होती हैं और सांस्कृतिक संदर्भ को समझना आवश्यक है। मतलब बच्चा जब तक सोशल नहीं होता, मतलब सोसाइटी का सोशल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी बता रहा है ये।
सोशल डेवलपमेंट सामाजिक प्रक्रियाओं और सांस्कृतिक संदर्भ में बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा माना गया है। इसमें देखो कोहलबर्ग ने तो कोहलबर्ग जो थे उन्होंने सोशल डेवलपमेंट के बारे में कुछ नहीं बताया, तो ये नहीं हो सकते। जीन प्याजे ने डेवलपमेंटल स्टेजेस के बारे में बताया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को भी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कि बच्चे का जो दिमाग का जो विकास है वो कैसे हो रहा है उसके बारे में बता रहा है। तो ये भी इसने भी जो है वो सोसाइटी के बारे में, सोशल डेवलपमेंट के बारे में कुछ नहीं बताया है। वाइगॉत्स्की ने सोशल डेवलपमेंट के बारे में बात करी है, और एल्बर्ट बंडूरा ने भी जो है वो, दोनों ने ही सोशल डेवलपमेंट के बारे में बात करी है। अब कन्फ्यूज़न यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे कि दोनों जब बात कर रहे हैं सोशल डेवलपमेंट की, तब इसमें कौन सा टिक किया जाए। देखो इसने सोशल लर्निंग की तो बात करी है बंडूरा ने, सोशल लर्निंग ऑफ एग्रेशन के बारे में बात करी है कि जो बच्चा जो है वो समाज से क्या क्या सीख रहा है, सिर्फ लड़ना झगड़ना। मतलब जैसे इसमें एक स्टोरी भी दिखाई जाती है कि एक लेडी है, वो एक डॉल को मार रही हैं, ठीक है, और थोड़ी देर बाद बच्चा भी आता है और वो भी एक स्टिक लेता है और एक डॉल को मारने लगता है। तो इस तरह की जो स्टोरी, या मतलब जो बच्चा इमिटेशन करता है, समाज से कुछ गलत चीज़ें सीख रहा है, मतलब उसने एल्बर्ट बंडूरा ने गलत चीज़ों को सीखने के लिए कि सोशल लर्निंग ऑफ एग्रेशन की बात है कि बच्चा एग्रेशन जो है वो समाज से बहुत जल्दी सीखता है, तो इसके बारे में बात करी है। तो ये हम आवश्यक नहीं कह सकते। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ये बात कहना चाह रहा है कि इसमें एग्रेशन के बारे में, एग्रेशन आवश्यक नहीं है ना, तो इसलिए वाइगॉत्स्की ने बताया था कि मतलब जो सोशल डेवलपमेंट जो है वो बच्चों की जो क्रियाएं करते हैं वो सामाजिक क्रियाएं होना बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बात बताई थी उन्होंने क्वेश्चन नंबर 6 के अकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर 3 हमारा ठीक हो गया। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, अब क्या कह रहे हैं प्याजे, क्या कह रहे हैं अभी देखते हैं। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए ए ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। अब देखो हमने दोबारा वो आ गया प्याजे की स्टोरी। देखो प्याजे, कोहलबर्ग और वाइगॉत्स्की, ये तीनों स्टोरी, मतलब ये तीनों थ्योरीज, सिद्धांत, ये तीनों, मतलब जब आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जाएं तो ये तीनों थ्योरीज तो मतलब ऑन टिप्स होनी चाहिए, मतलब हर स्टेज उसकी अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, हर उसके जो जितने भी टर्म्स उसने दे रखी हैं, मतलब इन तीनों ने, जितने भी साइकोलॉजिस्ट ने, जो तीनों साइकोलॉजिस्ट ने जितनी भी टर्म्स दे रखी हैं वो अच्छे से याद होनी चाहिए, और स्टेजेस और उनके जो एज ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग वो सारा अच्छी तरह से याद होगा। तो आपका जो ये पेपर है ना वो ईजीली, चाहे आप पार्ट 1 दे रहे हों मतलब 0 to 5 क्लास के लिए, या आप मतलब 6 to 8 वाला लेवल दे रहे हो, मतलब दोनों के लिए बहुत ईजी से आपका, मतलब चाइल्ड साइकोलॉजी तो आपकी इतनी जल्दी कवर हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। और कुछ जो इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं जो बताऊंगी यहाँ पे, वो इंपॉर्टेंट टर्म्स भी अगर आप साथ साथ लर्न कर लेंगे, साथ साथ अपने दिमाग में रखेंगे ना, तो ये क्वेश्चन करते करते आपको मतलब वो टर्म्स कब याद हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7 पे। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 to 8 शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। ठीक है, अब प्याजे ने कहा था, देखो 6 to 8, पहले तो इसकी स्टेज निकाल लेते हैं हम, ये बच्चा कितना बड़ा है। 6 to 8 जो है बच्चा, इसका मतलब बच्चा जो होगा 10 साल से तो बड़ा है, ठीक है, मतलब 11 का भी हो सकता है, 11 to 15 वाली स्टेज। अभी हमने देखो लास्ट क्वेश्चन पे हम दोबारा चले जाते हैं, जब हम थे क्वेश्चन नंबर 5 पे, जब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे थे तो हमने लास्ट स्टेज 11 to 15 थी, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था पे हम मतलब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की हम बात कर रहे थे। अब देखो दोबारा हम 7 पे आ जाते हैं। तो 7 में क्या कह रहा था ये कि अब क्या करना चाहिए उसको, तार्किक बहस, मतलब लॉजिकल रीजनिंग, जो लॉजिकल रीजनिंग होती है या लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं कि प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, मतलब डिस्करेज करना चाहिए उन चीज़ों को, नहीं, मतलब तार्किक बहस जो होती है, एक हेल्दी बहस इसको मान सकते हैं हम, एक हेल्दी डिस्कशन हम इसको मान सकते हैं, उसको कभी भी डिस्करेज नहीं करना चाहिए। 6 to 8 में अगर बच्चे हैं, उस ग्रेड में बच्चे हैं, तो एक टीचर को कभी भी डिस्करेज नहीं करना चाहिए इस तार्किक बहस को, उसको जितना भी डिस्कशन किया जाए वो उतना हेल्दी डिस्कशन होनी चाहिए। तो ये स्टेज तो गलत होगी हमारे हिसाब से। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है, मतलब ऐसी, मतलब
समस्याएं प्रस्तुत करे, मतलब ऐसे ऐसी कोई कंडीशंस ला के दे ताकि वो और बहस का मतलब कर सके। तो ये तो ठीक लग रहा है कि हमें तो मतलब बढ़ाना ही है, उस बहस को प्रमोट करना है, ताकि बच्चे अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स जब रखेंगे तो जो उनके दिमाग में चल रहा होता है या जो उनकी परिकल्पनाएं होती हैं वो उसको फुलफिल कर पाते हैं। मतलब फुलफिल इन द सेंस मतलब अपनी बात को सामने रख पाए। जब तक डिस्कशन नहीं होगी बच्चा बोलेगा नहीं, और जब बोलेगा नहीं तब तक वो अपनी बात को सामने कैसे रखेगा। तो इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं उसको प्रमोट करवाना चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। देखो मूर्त सामग्रियाँ मतलब हो गया सिर्फ कंक्रीट मटेरियल्स का, मतलब कुछ एक आध कॉन्सेप्ट को लेकर ही कर मतलब ऐसा कर लेना चाहिए। देखो कुछ एक आध कॉन्सेप्ट पे लेकर नहीं, मतलब ऑलमोस्ट काफ़ी डिस्कशन होनी चाहिए, काफ़ी टॉपिक्स पे डिस्कशन होना चाहिए, सिर्फ एक टॉपिक पे नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, एक अवधारणा को नहीं होना चाहिए। अवधारणा मतलब एक कॉन्सेप्ट, इंग्लिश वालों के लिए कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है। तो एक अवधारणा मतलब अ कॉन्सेप्ट, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के बारे में ऐसे ही करना चाहिए नहीं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट होने चाहिए ताकि बच्चे की हर तरह से जो है वो अच्छा डेवलपमेंट हो सके। केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए, मतलब जो भी निर्धारित पाठ्यक्रम है सिर्फ उसी पे। क्यों, अब जब भी हम 6 to 8 की बात करते हैं तो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर भी देते हैं, बीच में से भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो सिर्फ निर्धारित पाठ्यक्रम पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए बच्चे से। जैसे जो कुछ जैसे चैप्टर से रिलेटेड कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारी लाइफ में भी एक्टिव होती है, मतलब जैसे कहते हैं ना साइंटिफिक एक्टिविटी इस तरह से करवानी चाहिए ताकि हमारे जो लाइफ से रिलेट कर जाए। ठीक है ना, तो साइंस जो होनी चाहिए या कोई भी जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो लाइफ से रिलेट करता हुआ होना चाहिए, तो सिर्फ निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित नहीं होना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, एक अवधारणा का भी गलत हो गया, तार्किक बहस को अथोसाइज करना चाहिए भी गलत हो गया। सिर्फ एक ही ऑप्शन ठीक बचा हमारा, जो ऑप्शन नंबर 2 था 7th क्वेश्चन का। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। अब वो बात कर रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहु बुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषता हो सकती है। देखो उसकी क्या विशेषता हो सकती है बताने हैं। अब तार्किक गणित मतलब इसमें बात कर रही है वो मल्टीपल इंटेलिजेंस बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में बात कर रहा है, और लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है उसके अंदर। मतलब गणितीय बुद्धि है ना, तो लॉजिकल है और वो भी गणित के बारे में। ठीक है, मैथ के ये तो इजीली समझ आ ही रहा होगा। लॉजिको इसको बोलते हैं लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है उसके अंदर, और बहुबुद्धि सिद्धांत है। देखो बहुबुद्धि सिद्धांत हमें ये बताता है कि हमारे अंदर बहुत सारी तरह की क्षमताएं होती हैं या बहुत तरह की बुद्धि होती है। अब देखो अब फर्स्ट जो कह रहा है ध्वनि ताल और शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता होगी, मतलब सिर्फ उसकी जो होंगी ध्वनि के प्रति। देखो यहाँ तो सिर्फ गणित की बात हो रही है, मैथमेटिक्स की बात हो रही है, तो सेंसिटिविटी जो होगी, संवेदनशीलता जो होगी वो खाली ध्वनि के प्रति कैसे हो सकती है, ध्वनि ताल। तो ये तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है यहाँ पे, तो ये तो गलत हो गया। गणित की तो यहाँ कोई बात ही नहीं हुई है। दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता। अब सेकंड वो बात कर रहा है कि जो हमारे दृश्य स्थानिक परिवेश को, मतलब कि जो भी विजुअल स्पेशल वर्ड जो हमारा होता है उसको ग्रहण करने की। देखो विजुअल चीज़ें जो होती हैं ऑब्जर्वेशन पावर, तो ऑब्जर्व करके मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको सॉल्व करने के जो तरीके होते हैं वो नहीं सॉल्व किए जा सकते। तो ये भी मतलब ठीक, मतलब भी अगर ज़्यादा हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये है कि नहीं है। ठीक है, इसलिए हम नेक्स्ट पे और चलते हैं। संगीतमय अभिव्यक्तियों की आवाज़ के स्तर ताल और सौंदर्यपरक गुणों को उत्पन्न करने एवं प्रशंसा करने की योग्यता। मतलब जो संगीतमय अभिव्यक्तियों के आवाज़ के स्तर, मतलब संगीतमय की भी यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही। अभी हमने यहाँ बताया कि ध्वनि ताल ये भी सब गलत था, तो ये संगीतमय भी गलत ही होगा। अब क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 पे देख लेते हैं। पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। देखो पैटर्न को खोजने, जैसे हमने एक क्वेश्चन देखा उसको किस पैटर्न से करना है, एवं तर्क की लंबी श्रृंखला मतलब कि लॉजिक जो भी हम जो है वो करेंगे, लॉन्ग चेन ऑफ रीजनिंग। मतलब क्वेश्चन को करने के लिए देखो पहले प्लस करना है फिर माइनस करना है, जैसे आपने देखते हो बॉड मास का यूज़ करते हो पूरा कि कहाँ पे
वो बॉड मास यूज़ करोगे, पहले ब्रैकेट खोलोगे, फिर डिवाइड करोगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट, पहले ये पूरी एक लंबी श्रृंखला होती है। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है। और पैटर्न कि उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, और उसके बाद उसको सॉल्व कैसे करेंगे। उस जो सॉल्व जब कर रहे होते हैं तो वो एक लंबी सी सीरीज़ हो जाती है, पूरे पेपर भर जाते हैं जब एक क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो इस तरह की अगर बुद्धि है एक बच्चे के अंदर, तो हम ये कह सकते हैं कि वो लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस या तार्किक गणितीय बुद्धि है उस बच्चे में। आपको विजिबल होगा, तार्किक गणितीय बुद्धि जो है उस बच्चे के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है उसका ठीक लग रहा है। देखो 2 भी अब हमें पता चल गया कि हमें दृश्य स्थानिक परिवेश मतलब सिर्फ एनवायरनमेंट के बारे में मतलब सिर्फ ऑब्जर्वेशन करके देख रहे हैं, तो ये भी जो है वो गणित के लिए नहीं थी, जो हमें डाउटफुल लग रहा था ये वाला ऑप्शन, तो ये भी गलत हो गया। अब तो सिर्फ 4 भी सही लग रहा है, जिसमें कि पैटर्न को खोज के और लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता आ गई है जिसमें। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्य तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार तथा क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है। देखो अब ऐसी प्रक्रिया है जिससे हमारी आदतें, कौशल और मूल्य निर्धारित होते हैं या प्रेरणा मिलती है हमें। देखो हम समाज से, जैसे हम कहते हैं जब तक बच्चा घर में होता है तो घर से सीख रहा होता है, वो घर ही उसके लिए समाज होता है। जब घर से बाहर निकलता है तो स्कूल उसके लिए समाज होता है। फिर वो जब और अपने पीयर ग्रुप में रहता है, वहाँ खेलता है, तो वो उसका एक सर्कल बन जाता है, उसकी मतलब सामाजिक लाइफ जो होती है वो उसके वहाँ बन जाती है। तो इस तरह से समाज जो होता है वो बहुत अच्छे से रोल प्ले कर रहा होता है, उन्हें मतलब अपनी आदतें सिखा रहा होता है, कौशल सिखा रहा होता है, मूल्य जो होते हैं वो सिखा रहा होता है, अभिप्रेरित कर रहा होता है, मोटिवेट कर रहा होता है अलग अलग चीज़ों की, नहीं ऐसा नहीं करना, ऐसे कभी टीचर्स, कभी स्कूल में बच्चे आपस में करते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो समाज जो है वो एक जिम्मेदार और क्रियाशील सदस्य बनाती है। तो उसको क्या कहेंगे, देखो समाज के बारे में सारी बातें कही गई हैं, तो ऑब्वियसली आंसर क्या होना चाहिए, समाजीकरण। ठीक है, अब देखो समाजीकरण आंसर हमारा निकल के आ गया है, क्योंकि इतनी सारी बातें इसमें समाज के बारे में कही गई हैं। अब ये बात कर रहा है कि समावेशन, देखो समावेशन वर्ड यूज़ करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए। जब इंक्लूसिव एजुकेशन होती है तो इसमें जितने भी डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, नॉर्मल बच्चे होते हैं, गिफ्टेड बच्चे होते हैं, इन सबको इकट्ठा लेकर अगर हम चलते हैं, पढ़ाते हैं, तो उसको हम इंक्लूजन बोलते हैं या इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी, तो इसको तो हमें काटना ही पड़ेगा। मुख्य धारा से जुड़ना, तो ये भी इसमें जो है मुख्य धारा से जुड़ना कि ऐसी कोई बात नहीं थी, समाज की बात कर रहे थे, समाज आंसर हो गया। विभेदीकरण करना, डिफ्रेंसिएशन करना, अलग अलग हमें बांटने की तो कोई बात ही नहीं कही। तो हमारे बाकी ऑप्शन सारे ही गलत है। अगर आप बहुत जल्दी में हैं, क्योंकि आपका पेपर इतना जो लेंदी होता है, जब उस पेपर को जब हम कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो भी चीज़ें आ जाती हैं हम फटाफट टिक कर देते हैं, बट थोड़ा सा नीचे जाके एक बार और ऑप्शन ज़रूर देख लिया कर हल्का सा, कि पता चल जाए कि देखो समावेशन से कोई रिलेटेड कोई बात नहीं, मुख्य धारा से जुड़ना कोई बात नहीं है, विभेदीकरण के बारे में कोई बात नहीं है, तो हमने आंसर समाजीकरण कर दिया। तो थोड़ा सा हमें समझ के थोड़ा सा और ऑप्शन, क्योंकि कई बार होता है तो गलत मतलब ऑप्शन नहीं देके सिर्फ एक ऑप्शन पे टिक कर दिया, तो वो भी ठीक नहीं माना जाता, कि उसको थोड़ा सा और भी इधर उधर देख लेना चाहिए कि और। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। देखो आनुवांशिकता मतलब हेरिडिटी, और पर्यावरण मीन्स एनवायरनमेंट। ठीक है, अब हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बारे में जो है वो जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट के बारे में क्या कहता है। ठीक है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, जो डेवलपमेंट होता है वो कितना हेरिडिटी पे डिपेंड करता है और कितना एनवायरनमेंट के बारे में डिपेंड करता है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। अब देखो व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होती हैं वो सिर्फ आनुवांशिकता मतलब हेरिडिटी पे डिपेंड करता है, सिर्फ जो भी हमारे अंदर डिफरेंस है, मैं अलग हूँ, आप अलग हो, वो अलग है, ये जो सारे डिफरेंस है वो हेरिडिटी की वजह से हैं, नहीं। तो ये ऑप्शन गलत है। क्यों, हेरिडिटी के नहीं पे डिपेंड करता, और भी फैक्टर्स होते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, फिर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इसको आगे। परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं।
परिवेशीय प्रभाव मतलब जो एनवायरनमेंट है वो एक व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं, निर्धारित करते हैं, इफ़ेक्ट डालते हैं उसके ऊपर। जो एनवायरनमेंट होता है सिर्फ वही डालता है, तो ये भी नहीं हम कह सकते कि सिर्फ यहाँ पे एक एक चीज़ों की बात करी गई है कि सिर्फ हेरिडिटी एनवायरनमेंट डालते हैं या वो डालते हैं, सिर्फ एनवायरनमेंट डालता है। मानव विकास को ना तो आनुवंशिकता और ना ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं। मतलब डेवलपमेंट, यहाँ पे जो ह्यूमन डेवलपमेंट की जो बात हुई है वो ना तो आनुवंशिकता और ना ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं, दोनों में से कोई भी प्रभावित नहीं करता, तो ये भी गलत है। प्रभावित तो करते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो देखते हैं, आनुवंशिकता और एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। ये देखो ऑप्शन दोबारा पढ़ देती हूँ, फोर्थ वाला, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। यस, ये ऑप्शन ठीक है कि दोनों ही बराबर के हकदार हैं, दोनों बराबर के इफ़ेक्ट डालते हैं एक ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर। देखो जैसे आनुवंशिकता कैसे डिपेंड करती है, हेरिडिटी से उसको आईक्यू मिली, जैसे उसके पेरेंट्स की जो आईक्यू थी वो 90+ थी कुछ, ठीक है, और उसको हमने एनवायरनमेंट 0 दे दिया, मतलब उसको एनवायरनमेंट में कुछ नहीं सीखने को मिल रहा, उसको सिर्फ जो हेरिडिटी से जो उसकी आईक्यू थी वो सिर्फ उतनी ही रही है। ठीक है, अब इसका हम समझने की कोशिश करते हैं कि कितना और कैसे डिपेंड करता है ये हेरिडिटी और एनवायरनमेंट पे। अब ये 90 और 0 का रेशियो हो गया। अब एक बच्चे की दूसरे बच्चे की भी 90 थी, ठीक है, या 80 थी, सपोज हम 80 मान लेते हैं तो डिफरेंस समझ आ जाएगा ना, हम इसलिए 80 मान के चल रहे हैं। इसकी 80 थी आईक्यू, और इसके जो एनवायरनमेंट से इसको इतना सीखने को मिला कि इसकी 50%, या हम कह सकते हैं इसकी आईक्यू जो है वो 50 और बढ़ गई। तो अब इसकी आईक्यू कितनी हो गई, 130। ठीक है, आपने आईक्यू निकाल के, अभी अगर कोई क्वेश्चन आता है ना आईक्यू निकालने का, तो वो भी निकाल के देख लेंगे कि कैसे आईक्यू निकाला जाता है मेंटल एज और उससे। तो ये जो 130 की आ गई। अब देखो डिफरेंस, अब सिर्फ अगर आनुवंशिकता पे डिपेंड करता, तो क्योंकि ये जो दोनों पे डिपेंड होती है, इसीलिए जो जब बड़ा होता है ना, जब एक एप्टीट्यूड बच्चे का डिसाइड हो जाता है, एक एप्टीट्यूड की भी हमने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, आप वो भी जाके जरूर देखना, कि ये एप्टीट्यूड जब बच्चे का 18 से 20 साल तक जब बच्चे का एक एप्टीट्यूड डिसाइड हो जाता है, तब उसकी आईक्यू भी पूरी बन जाती है। तब अब उसकी आईक्यू तो बन गई 130, क्योंकि उसको बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिला, उसके पेरेंट्स से भी अच्छी आईक्यू मिल गई थी उसको। ठीक है, तो अब ये बच्चा जिसकी उससे भी अच्छी आईक्यू थी, पर इसको एनवायरनमेंट 0 मिला, ना तो उसको घर से कुछ सिखाया गया, ना स्कूल में उसने कुछ सीखा, ना स्कूल गया वो, ऐसा मान लेते हैं, क्योंकि स्कूल जाएगा तो कुछ ना कुछ जरूर सीखेगा, ना वो बच्चा स्कूल गया, तो उसकी आईक्यू जो थी वो बहुत ही कम रही। थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट से हो सकता है वो सीख जाए, तो 10% मान सकते हैं, और उसको अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिला तो 10 तो मिले, फिर भी वो 100 पे ही रहा। और ये जो बच्चा था ये बन गया 130 वाला आईक्यू वाला, क्योंकि जितना हम एनवायरनमेंट से सीखते हैं हमारा आईक्यू लेवल भी उतना बढ़ता जाता है। ठीक है, हमारी बुद्धि जो होती है, उतना मानव विकास जो होता है वो बढ़ता चला जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है, या शिक्षक के निर्देशों के द्वारा अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण किया जाता है। ठीक है, प्रगतिशील कक्षा है। प्रगतिशील कक्षा मतलब एक प्रोग्रेसिव क्लास में हम बैठे हैं, जिसमें रोज़ नया नया सीखने को मिल रहा है, रोज़ नया कुछ बच्चा सीख रहा है, डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा है, इस तरह की क्लास है। उसमें क्या हो रहा होगा, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना हो रही होगी। यस, वहाँ पे देखो इतनी अच्छी कक्षा वो अगर है, तो इसका मतलब बच्चा जो है वो खुद बहुत अच्छा सीख रहा है, और खुद जो है वो अपने ज्ञान की संरचना कर रहा है। कंस्ट्रक्टिविज्म, देखो कंस्ट्रक्टिविज्म की यहाँ पे बात हो रही है। नॉलेज जो है बच्चा खुद कंस्ट्रक्ट कर रहा है, इसको हम बोल सकते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म। विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, मतलब सिर्फ बच्चा चुपचाप बैठा रहे और वो ज्ञान प्राप्त करता रहे पैसिवली बैठ के, तो इस तरह से तो मतलब इतनी अच्छी कक्षा अगर वो बता रहा है, प्रगतिशील हो रही है, बच्चे की प्रोग्रेस हो रही है, तो वो निष्क्रिय बैठ के तो इतना प्रगति नहीं कर सकता कोई भी। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है, मतलब अगर विद्यार्थी के द्वारा
ज्ञान को सिर्फ उसी रूप में दोहराया जाएगा, मतलब जो इतना सिखाया उतना लर्न कर लिया, जितना सिखाया मतलब आगे कुछ सोचा नहीं, आगे कुछ अपने आप कंस्ट्रक्ट नहीं करा, एक क्वेश्चन सिखाया एक करा, मतलब एक लाइन सिखाई तो एक ही लाइन सीखी। इस तरह से बच्चे को प्रगतिशील हो सकती है? नहीं, हम एक सिखाएं वो 4 सीखे। इस तरह से अगर इस तरह से बच्चा कंस्ट्रक्ट करता है तो उसको प्रोग्रेसिव क्लास मानी जाएगी वो, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण किया जाता है। जैसे जैसे शिक्षक ने बताया उसको वो अनुस्मरण करता रहा, उसी को रिकॉल करता रहा, उसी को याद करता रहा, तो ये भी नहीं मानी जाएगी। जब तक बच्चा खुद नहीं कुछ करेगा तब तक उसको हम नहीं मान सकते कि वो मतलब एक प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं हो रही। जब तक वो खुद कुछ नहीं कंस्ट्रक्ट नहीं करेगा, चाहे वो एक विचार कंस्ट्रक्ट कर रहा हो, चाहे एक नया वर्ड ही उसने डिस्कवर किया उस चीज़ के लिए, पर जब तक वो खुद कुछ नहीं करेगा तब तक उसका प्रगतिशील कक्षा नहीं मान सकते, उसकी डेवलपमेंट नहीं होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 ही निकल के आया है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात हम करते हैं। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? सतत को बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव। समग्र हो गया मतलब सब कुछ ले लिया इसमें। कॉम्प्रिहेंसिव और मूल्यांकन मतलब इवैल्यूएशन, ठीक है। ये मतलब समझाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई टर्म्स ना हमें इंग्लिश में ही समझ आती हैं, कुछ हिंदी में समझ ही नहीं आती। इवैल्यूएशन, कॉन्टीन्यूअस, सतत मतलब कॉन्टीन्यूअस, लगातार अगर हम किसी चीज़ को इवैल्यूएट कर रहे हैं, लगातार उस चीज़ का मूल्यांकन असेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो और कॉम्प्रिहेंसिव भी है, वो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे भी कर रहे हैं। तो इस तरह में क्या क्या शामिल होगा? केवल संरचनात्मक फॉर्मेटिव असेसमेंट को शामिल करेंगे हम, फॉर्मेटिव असेसमेंट को शामिल करेंगे। केवल संकलनात्मक मीन्स समेटिव, खाली समेटिव को ही शामिल करेंगे। सतत और इसमें CCE भी बोल सकते हैं इसको हम। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं ताकि आपके दिमाग में रहे कि कभी कभार CCE ही लिखा जाता है कि CCE में क्या शामिल है। तब क्या करोगे आप? ना तो संरचनात्मक ना ही संकलनात्मक, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि अगर कुछ तो शामिल करना पड़ेगा। अगर हमें कुछ इवैल्यूएशन करना है तो किस तरह का असेसमेंट तो होना चाहिए। विविध प्रकार की रणनीतियों के प्रयोग करते हुए संरचनात्मक और संकलनात्मक दोनों का प्रयोग किया जाता है। यस, तो कॉम्प्रिहेंसिव और कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन आपको पहले मतलब पता होना चाहिए कि इसमें दोनों तरह के हम कॉम्प्रिहेंसिव और फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों तरह के हम इसमें लेके चलते हैं, तब जाके हमारा इवैल्यूएशन होता है इस तरह का। क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है आप देखते हैं। आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं, और इस रूढ़िवादिता एवं परिणामिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक का क्या पहल करना चाहिए। देखो, अब एक बच्चे को ये बताया जा रहा है बार बार कि तुम्हारे यहाँ से जो भी लोग आते हैं उनके अंदर जो है शैक्षिक क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन नहीं होता, ठीक है। बार बार रूढ़िवादिता मतलब वो कुछ अवधारणाएं उनको बताई जा रही हैं, ठीक है, और उनको मतलब इस तरह से रिजल्टेंट स्टीरियोटाइप की बात हो रही है यहाँ पे। और तो अब टीचर को क्या करना चाहिए? मतलब उस बच्चे का मोरल बहुत ज़्यादा डाउन हो गया, अब क्या करे वो? इस प्रकार के सरोकार को अनदेखा करना चाहिए, मतलब वो कुछ बोले ही ना इन चीज़ों पे, तो ये सही रहेगा? नहीं, टीचर को चुप रहना मतलब एक गलत चीज़ को बढ़ावा देना है अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो। विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करवानी चाहिए, मतलब उनको फिर मतलब अपने आप को प्रूव करने के लिए कि वो एक कंपटीशन आयोजित करवाना। देखो, एक टीचर के हाथ में ये सब आयोजित करवाना इतना आसान नहीं होता, तो वो ये काम भी नहीं कर सकती कि वो सारे समाज के लोगों को इकट्ठा करे और ये सब करे, तो मतलब वो एक टीचर के हाथ में नहीं है। तो विद्यार्थी से पढ़ाई छुड़वाकर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने के लिए सलाह देनी चाहिए कि भाई तुम्हारे यहाँ से तो पढ़ने वाले तो अच्छे निकलते नहीं हैं, तो तुम ऐसा करो, तुम किसी और तुम और कहीं चले जाओ, और किसी क्षेत्र में चले जाओ, कहीं किसी और चीज़ की पढ़ाई करो। ऐसा भी नहीं कह सकती एक टीचर, ठीक है। टीचर का क्या कर्तव्य है कि वो अपनी इंडिविजुअलिटी को बच्चे को पहचानने के लिए कहे ना, ऐसे कुछ होना चाहिए। तो ये सब गलत ही लग रहे हैं। 4th और देख लेते हैं कि विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए।
तो उसको ये कहना चाहिए कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे यहाँ मतलब जितने भी एग्जाम्पल अभी सेट हुए हैं मतलब अच्छे नहीं हैं, कोई बात नहीं, पर जो बाकी जो सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियाँ बताए और उनके उदाहरण दें कि देखो अलग अलग समाज के लोगों से अलग अलग तरह के लोग निकलते हैं। मतलब सिर्फ ये समाज की प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ भाई ये समाज में तुम पैदा हो गए हो तो तुम कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरह की जो धारणाएं हैं वो नहीं रखनी चाहिए। तो हमें फोर्थ ऑप्शन इसमें से ठीक लग रहा है, तो हम फोर्थ ऑप्शन पे ही जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन 14 की अगर हम बात करते हैं, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखो अभी हमने समावेशी कक्षा के बारे में अभी बात करी थी कि समावेशी का मतलब होता है इंक्लूसिव एजुकेशन या इंक्लूसिव कक्षा जो है वो क्लासरूम ऐसी है जिसमें इंक्लूसिव है, जहाँ पे सारे तरह के बच्चे हैं, ठीक है, एक गिफ्टेड भी है, बैकवर्ड्स भी हैं, डिसेबल्ड भी हैं और नॉर्मल बच्चे भी हैं। सारे तरह के जो बच्चे हैं वो समावेशी कक्षा में पाए जाते हैं। अब फर्स्ट ऑप्शन ये कह रहा है कि यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। मतलब हमें ये विश्वास कर लेना चाहिए, मतलब ये बच्चों को विश्वास दिलाना चाहिए कि उस सबके अंदर जो भी जैसा भी बच्चा है, देखो कोई भी परफेक्ट नहीं होता, तो हमें ये विश्वास दिलवाना है कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, सबके अंदर कोई ना कोई योग्यता है। कोई किसी की लिसनिंग पावर अच्छी है, किसी की ऑब्जर्वेशन अच्छी है, किसी की राइटिंग अच्छी है, किसी की मतलब डांस अच्छा है, किसी का म्यूजिक, मतलब सबके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ हैं। तो बच्चों को इस तरह से हमें रखना चाहिए और सबको मतलब एक सबके अंदर कोई ना कोई एबिलिटी है, योग्यता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन ठीक है क्योंकि समावेशी कक्षा में इसी तरह की थिंकिंग होनी चाहिए एक टीचर की। क्वेश्चन मतलब ऑप्शन 2 क्या कहता है कि अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया और सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए। नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि जो भी हमारे डिसेबल्ड बच्चे हैं या डिसेबल्ड लर्नर हैं उनके ऊपर ज़्यादा दया दिखाना, तो वो क्या हो जाएगा, उससे वो क्लास में समायोजन नहीं हो पाएगा, समावेश नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वो बच्चा जो है एडजस्ट नहीं कर पाएगा, वो उसके एक को ज़्यादा दया भाव दिखा रहे हैं और दूसरे को नहीं दिखा रहे हैं, तो वो क्लास में जो होती है ना वो डिफ्रेंसिएशन आ जाएगी एक तरह से। तो ये तो बिल्कुल ही ऑप्शन गलत हो गया, इंक्लूसिव एजुकेशन में ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन 3 क्या कह रहा है कि बच्चों को अपाहिज बच्चा, बुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत, मतलब एक क्लास को जब इंक्लूसिव बना दिया है इसका मतलब वो पूरी एक क्लास है, उसमें ये नहीं है कि ये अलग बच्चे हैं, मंद बुद्धि बच्चे हैं या अपाहिज बच्चे हैं, सब एक जैसे हैं, सबको एक जैसा पढ़ाया जाए। सब अब जिसकी जैसी जैसी एबिलिटी होगी वो अपने आप को कवर अप करने की कोशिश करेंगे बच्चे, मैम को सबको एक जैसा। तो फोर्थ ऑप्शन ये कह रहा है कि केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। नहीं, एक टीचर जो होती है वो सबको इक्वली देखती है, कोई भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ प्रतिभाशाली और योग्य बच्चों पर ही ध्यान देना चाहिए, ये भी गलत ऑप्शन है। तो हमारा जो ऑप्शन जो फर्स्ट जिसमें जो था वही ठीक लग रहा था कि यह विश्वास रखना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है, तो वही एक समावेशी कक्षा का एक विशेषता हो सकती है। तो 14 हो गया, अब लास्ट 15। आज हम 15 क्वेश्चन तक करेंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए आज हम 15 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ओके, तो बट आप ये है कि आप इनको प्रैक्टिस ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप करके देखिए, वीडियो को पॉज करके अपने आप पढ़ के फिर आंसर देने की कोशिश कीजिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएँ। और मतलब पहलू को समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप पूरी वीडियो 2-3 बार ज़रूर देख लीजिए, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो जाएंगे। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है कि पढ़ने के प्रति चिंता है, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई हो रही है उसको, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल है, मतलब उसकी जो वोकैबुलरी भी बहुत वीक है, वैसे पढ़ाई के लिए एंजाइटी तो रहती है उसको कि वो रीडिंग के लिए एंजाइटी अराउंड रीडिंग, मतलब जब वो पढ़ना शुरू करता है तो बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाता है, भावुक हो जाता है, इस तरह की है उसके अंदर लक्षण उस तरह के दिखाई दे रहे हैं। पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई होती है, वो जो पहले जो पाठ पढ़ लेता है उसको याद करने में बड़ी कठिनाई होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो बच्चा जो है वो स्वलीन है। देखो स्वलीन बच्चा जो होते हैं वो इस तरह के नहीं होते हैं, जो इसमें ऊपर लक्षण बताए गए हैं ना, इस तरह के बच्चे नहीं होते हैं। स्वलीन की मैं एक अब आपको पहचान बता देती हूँ। देखो ऑटिस्टिक बच्चे ये होते हैं, ऑटिस्टिक बच्चे इंग्लिश में इनको बोलते हैं। ये जो ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं ये मतलब कम्युनिकेशन नहीं करते, बस
उनको इनकी हम आईक्यू लेवल के बारे में या इनकी लर्निंग के बारे में तो हम नहीं कह सकते इतना कुछ, पर जो इनकी जो कम्युनिकेशन होती है ना, बस ये लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते, बातचीत कम करना पसंद करते हैं। हो सकता है इनको बहुत कुछ आता हो अपने अंदर, पर ये अपने अंदर ही गुम रहते हैं, मतलब लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते। जैसे बच्चे आपस में कम्युनिकेट कर लेते हैं, आपस में बातें कर लेते हैं, ये बच्चे थोड़ा सा, अगर नाम पूछो इन बच्चों का नाम पूछोगे ना, तो हो सकता है आंसर ही ना दें, क्या नाम है, क्या करते हो बच्चा, फिर भी आंसर नहीं देंगे। वो अपने में गुम है, कुछ सोच रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे अंदर ही अंदर। तो इस तरह के बच्चे ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं। ऑप्शन 2 क्या कहता है कि, तो ये ऑप्शन गलत हुआ, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन ना। तो सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है कि एक सृजनात्मक विद्यार्थी के हैं ये लक्षण। सृजनात्मक जो होते हैं, देखो क्रिएटिव बच्चों को सृजनात्मक बच्चे बोला जाता है, और ये जो क्रिएटिव होते हैं उसमें भी इस तरह के लक्षण नहीं होते। देखो क्रिएटिव में कहीं ना कहीं नोवेलिटी की बात करनी चाहिए थी यहाँ पे, या मतलब नोवल चीज़ों को, या न्यू, कहीं ना कहीं न्यू ज़रूर लिखा होना चाहिए था, क्योंकि जो न्यू चीज़ें जब खोजेगा बच्चा तब वो सृजनात्मक बनेगा। तो इसमें भी कहीं लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है इसका। ऑप्शन 3 क्या कह रहा है कि अधिगम अशक्तता वाले बच्चे हैं ये। अधिगम मतलब लर्निंग, अशक्तता मतलब डिसेबल है वो, मतलब लर्निंग के प्रति डिसेबल है वो। तो ये हो सकता है उसका कि लर्निंग के प्रति डिसेबल होंगे, क्योंकि लर्निंग करने में प्रॉब्लम करते हैं कुछ बच्चे। तो ये उनके लक्षण लग रहे हैं कि हाँ भाई, अक्षरों को नहीं पहचान पा रहे, या उनकी वोकैबुलरी नहीं बढ़ पा रही, शब्दों को समझ नहीं पा रहे, लर्न करने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, और एक और देख लेते हैं मानसिक क्षति वाले बच्चे। जो मानसिक क्षति वाले बच्चे होंगे ना, देखो वो भी कुछ ना कुछ ऐसी ही उनमें लक्षण होते हैं। बट अगर इसमें कहीं भी ये लिखा होता ना कि उसके अंदर मतलब वो अपने खुद के काम भी करने में सक्षम नहीं होते हैं, दूसरों की सपोर्ट चाहिए होती है। जो मानसिक क्षति वाले बच्चे होते हैं उसमें जो होती है वो दूसरों से हेल्प लेकर ही अपनी ज़िंदगी मतलब के सारे काम कंप्लीट कर पाते हैं। ठीक है, और उनका जो जैसे स्टार्टिंग में भी जब बच्चे जब छोटे होते हैं 1-2 साल 3 साल के, तो उनकी जो सारी जो स्टेजेस होती हैं वो बहुत ही धीरे धीरे, जैसे एक बच्चा बहुत लेट चलना सीखेगा, बहुत लेट बोलना सीखेगा, और मतलब उनकी जो थोड़ा मेंटल मतलब जो भी उनकी जो मेमोरी पावर होगी वो थोड़ी कम होगी। ठीक है, इस तरह के जो लक्षण होते हैं ना वो उनमें होते हैं कि लर्निंग प्रॉब्लम भी करेंगे, अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व नहीं कर सकते वो। जैसे कोई बच्चे होते हैं अपने आप खेलना पसंद कर रहे हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो अपने आप अपनी जैसे होता है कुछ, मैं अपने आप कपड़े पहनूंगा, मैं अपने आप जूते पहनूंगा, ये बच्चे में चीज़ें होती हैं। बट थोड़े से जो वो होते हैं वो करने की कोशिश करेंगे, पर वो कर नहीं पाते अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व, अपने खुद के काम नहीं कर रहे हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि मानसिक क्षति वाले जो बच्चे हैं, तो ये सिर्फ यहाँ पढ़ने वाली चीज़ें बताई गई हैं कि पढ़ने में बच्चा जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा है। तो ऑप्शन 3 ही ठीक जा रहा है इसके लिए कि अधिगम अशक्तता वाले, मतलब कि इसको हम हिंदी इंग्लिश में और बता देते हैं कि लर्निंग डिसेबल है ये, बस लर्निंग डिसेबल जो होते हैं इस तरह के बच्चे होते हैं लर्निंग डिसेबल। तो ये आज हमारे 15 क्वेश्चन स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गए हैं। तो अगर आप इन 15 क्वेश्चन से कुछ भी आपको बेनिफिट लगता हो, कुछ समझ आया हो, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि मैं आपकी और अच्छे से हेल्प कर सकूं। और जो भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप उनको कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, ताकि मैं उन कॉन्सेप्ट्स को या उन्हीं कॉन्सेप्ट को समझा सकूँ जो आप समझना चाहते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, ओके बाय।